नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और खम्मा गणी दोस्तों। सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम में आज हम मिलेंगे हिना शर्मा से और जानेंगे इनकी खूबसूरत जीवन यात्रा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले कि हम इनसे मुलाकात करें, आइए इनके इस सफर से जुड़ी कुछ खास बातें कर लें। आपको बता दें, ये मूल रूप से मुंबई शहर की रहने वाली है और वर्तमान में झीलों के शहर उदयपुर में निवास कर रही है। पेशे से ये एक शिक्षिका है दोस्तों और शहर के हैप्पी होम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ये छात्रों को भूगोल विषय पढ़ाती है। इन्हें इस क्षेत्र में काम करते करते एक दशक से भी अधिक का समय हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, मुंबई में जन्मी हिना शर्मा ने अपना बचपन इसी शहर में बिताया। यहीं से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और फिर एक शिक्षिका बनने के सपने के साथ आगे कदम बढ़ाए। जी हाँ दोस्तों, बीएड की डिग्री लेने के बाद इन्होंने बतौर शिक्षिका अपने सफर की शुरुआत उदयपुर शहर से की। आपको बता दें, शिक्षण पेशा बचपन से ही इनका पसंदीदा पेशा था। दोस्तों, ये मानती है कि शिक्षा एक यात्रा की तरह है जो कभी खत्म नहीं होती। इस पेशे में हर दिन कई नई चीजें सीखने को मिलती है जो हमारे ज्ञान को और ज्यादा बढ़ाती है। आपको बता दें, ये शिक्षण पेशे से और अपने काम से पूर्णतः असंतुष्ट है और वर्तमान में शहर के हैप्पी होम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रही है। दोस्तों, इनके इस पेशे से और इनकी जिंदगी से जुड़ी ऐसी कई दिलचस्प बातों के बारे में जानने के लिए आइए अब हम सीधा मुलाकात करते हैं इनसे और सुनते हैं पूरी कहानी सिर्फ और सिर्फ इनकी अपनी जुबानी। मेरा नाम हिना शर्मा और मैं यहाँ पर पिछले 3 सालों से, ये मेरा 4th ईयर यहाँ पर जॉब करते हुए हैं और मैं यहाँ ज्योग्राफी लेक्चरर की पोस्ट पर काम करती हूँ। और एज ए टीचिंग मुझे कम से कम 10-12 साल हुए हैं इस प्रोफेशन में। मेरा जन्म वैसे बॉम्बे में हुआ और मैं सीनियर केजी तक मैं बॉम्बे में मेरी स्टडी हुई और उसके बाद फर्स्ट से मेरी जो एजुकेशन है वो सारी उदयपुर में रह कर ही हुई। हम लोग हमारे चाचा चाची के पास रहे थे और हमारे मम्मी पापा जो हैं वो बॉम्बे रहते थे उस समय। मेरी और भी सिस्टर्स वगैरह हैं, मुझसे छोटी 3 हैं, 2 मुझसे बड़ी दीदी हैं, एक मेरा भैया है, वो सबसे छोटा है। तो मैं और मुझसे बड़ी जो दीदी हैं, हम दोनों जो है उदयपुर में रहे। हमारे चाचा चाची ने हमको कहा कि तुम यहीं रहो, 1-2 साल में पापा मम्मी आ जाएंगे, फिर उनके साथ रह लेना। तो बस तब से एजुकेशन वगैरह सब हमारी यही हुई और चाचा चाची की और बच्चों के साथ कजिन सिस्टर्स वगैरह जो हैं सबके साथ बड़े हुए, वो मस्ती करते थे। पूरा आउटडोर गेम्स वगैरह सब चीज़ें। आजकल के बच्चे कुछ नहीं करते, सिर्फ मोबाइल। टीचिंग को चुनने का सबसे मेन कारण ये है कि एक तो कहा जाता है कि एजुकेशन जो है वो कभी ख़त्म होती नहीं है, हमेशा कहीं ना कहीं किसी किसी से कुछ सीखने को मिलता ही है। और टीचिंग इसलिए भी, छोटे थे तब से भी इंटरेस्ट था कि हाँ टीचर टीचर खेल रहे हैं और उसी में अपन आगे जाकर भी टीचर बनेंगे, और वो एक था। और अभी जब हम टीचिंग में हैं तो अच्छा लगता है बच्चों के साथ समय बिताना, उनके साथ कभी बात भी करते हैं। कुछ बच्चे उनसे अपन को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बच्चे कुछ अपने हमसे भी कुछ ना कुछ सीख रहे हैं और उनके ऊपर जो अपना प्रभाव पड़ता है, और जब वो सक्सेस होते हैं आगे जा कर के तो इंटरनली अपन को खुशी मिलती है। और सबसे बड़ी चीज़, जितनी भी टेंशन्स वगैरह लाइफ की होती है, बच्चों के साथ रह करके कुछ समय के लिए ही सही है, वो सब चीज़ें भूल जाती हैं। एज ए प्रोफेशन मुझे टीचिंग चुनने में तो कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन यह है कि आगे बढ़ने के रास्ते कई जगह पर अटके भी हैं। कई बार सफलता मिलते मिलते एक कदम रुक गई। मैंने एमएड एंट्रेंस क्लियर किया और उस समय कॉलेज मुझे बाहर का अलॉट हुआ था और मेरा बच्चा उस समय बहुत छोटा था, तो मुझे वो चांस उस वजह से छोड़ना पड़ा। मैंने हालांकि आगे बोला था उनको कि मुझे आप उदयपुर का ही कोई कॉलेज दे दीजिए, मैं वहाँ से कर लूँगी, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया और मुझे वो चांस छोड़ना पड़ा। इसी तरह फिर मैंने फर्स्ट ग्रेड भी क्लियर किया। रिटर्न क्लियर करने के बाद इंटरव्यू तक गई। इंटरव्यू में 1-2 नंबर से अटक गई, 2-3 बार थर्ड ग्रेड में 1-1, 2-2 नंबर से अटक गई।
तो कहीं ना कहीं अब या तो वो मेरी ही कमी मैं मानती हूँ कि हाँ शायद मेरे एफर्ट्स में कुछ कमी रह गई, इसकी वजह से मैं एक दो नंबर से हमेशा अटक गई। कोरोना काल में ऑनलाइन टीचिंग का काफ़ी क्रेज भी था और सभी के लिए एक कह सकते हैं कि हम लोगों के लिए भी था कि किस तरह से हम क्लासेस लेंगे, क्या करेंगे। थोड़ी दिक्कत शुरुआत में हुई थी और शुरुआत में जब पूरा डिसाइडेड नहीं था कि कब तक स्कूल्स बंद रहेंगे, तो हम लोगों ने व्हाट्सएप वगैरह पे स्टडी मटेरियल वगैरह जो है वो बच्चों को सेंड किया ताकि बच्चे पढ़ाई के साथ जुड़े रह सकें। और जब ऑनलाइन क्लासेस लेनी शुरू की तो बच्चे भी उसमें मुश्किल से जुड़ पाते थे। सभी बच्चों के पास सारी व्यवस्थाएं नहीं होती हैं। ये बहुत बड़ी समस्या थी हमारे साथ कि सब बच्चों के पास एंड्रॉयड फ़ोन्स वगैरह नहीं थे। बच्चे गरीब परिवार से उनसे आते हैं तो सभी के पास वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना उनके लिए मुश्किल था। फिर जब वो पढ़ाई करते हैं तो थोड़ी देर बाद कहते हैं मैडम बस अब थक गए मैडम, और फिर उनको थोड़ा मोटिवेट करना पड़ता था कि हाँ चलो थोड़ा सा और है, बस ये पैराग्राफ खत्म कर लिया मैंने, खत्म कर दें इसको, बस इस तरह से उनको। तो ये आज जो नए आ रहे हैं टीचिंग की इस प्रोफेशन में, उनसे बस मैं यही कहना चाहूँगी कि बच्चे जो हैं वो आपको एक तरह से कंडीशनिंग आपकी कर रहे हैं, आपको बहुत कुछ सिखाते भी हैं और बहुत कुछ वो सीख भी रहे हैं आपसे, है ना। तो बच्चों के साथ बहुत फ्रेंडली होकर के और इस तरह से मतलब उनको कहें कि वो अपनी समस्या को भी आपके सामने रख सकें ताकि उनको उन समस्याओं को दूर करने में मदद मिल सके। और कुछ डिस्टेंस भी होना जरूरी है। ऐसा भी नहीं है कि हम इतने फ्रेंडली हो जाएं कि बच्चे हमारे साथ किसी भी तरह से वो जैसे दोस्तों से बात करते हैं हमसे भी करें। तो एक डिस्टेंस के साथ में फ्रेंडशिप भी बच्चों के साथ होनी ज़रूरी है। कि कई बार होता है कि टीचर्स कई बार बच्चों को डाउन भी कर देते हैं कि तुम बहुत वीक हो और उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन ऐसे बच्चों को साथ में लेके चलना बहुत ज़रूरी है। और मैं जैसे आर्ट्स की फैकल्टी को पढ़ाती हूँ और मैंने इतने सालों में जो देखा है कि जो बच्चे 10th में मेरे यहाँ पर जस्ट पास होकर के 3rd डिवीज़न में आते थे, मैं 11th में आते ही उनको यही कहती थी कि अभी तक जो किया वो छोड़ दो, उसके ऊपर ध्यान नहीं देना, अब आगे क्या करना है उसके ऊपर फोकस करना है। और हर बच्चे में इतनी एबिलिटी होती है और हर बच्चा करता है कि वो 12th तक जाते जाते कम से कम 20 से 25% अपने रिजल्ट को इम्प्रूव करता है। और वास्तव में देखा जाए तो जब हमारे 12th का रिजल्ट निकलता है तो मोस्टली मैक्सिमम बच्चे मेरे 1st डिवीज़न में निकलते हैं या कुछ एक बच्चे हैं वो 2nd डिवीज़न तक जाते हैं। मतलब ऐसा बहुत कम होता है कि कोई बच्चा 3rd डिवीज़न पे पहुंचता है। देखिए हर जगह जब हम काम करते हैं तो हर व्यक्ति हमारे लिए जिससे भी हम कांटेक्ट में आते हैं वो हमारे लिए कहीं ना कुछ इंस्पायरिंग कोई ना कोई चीज़ हमारे लिए छोड़ता ही है। हमारे लिए कोई नई चीज़ सीखने के लिए मिल जाती है। वैसे अगर कहा जाए तो हर बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं वो उसके लिए सबसे ज़्यादा मैं मानती हूँ कि इंस्पायरिंग पर्सन होते हैं, वो आइडल होते हैं। और हमारी लाइफ में भी हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमारे लिए आइडल हैं। उनको जिस तरह से हमने देखा बड़े होते समय कि किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया, कैसे हम लोगों के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा किया, जिम्मेदारियों को पूरा किया, तो वो सारी चीज़ें हमें इन सब समस्याओं से और जो भी हमारे जीवन में स्ट्रगल है उनसे कह सकते हैं कि बाहर निकलने के लिए हमें प्रेरणा देती हैं। बाकी हर जगह चाहे आप शादी करके ससुराल जाते हैं तो ससुराल में भी आपके इन-लॉज वगैरह सभी आपको आगे बढ़ने में सहयोग देते हैं, तो वो भी इंस्पिरेशन है हमारे लिए। आज कई बार जब मैं डाउन हो जाती हूँ तो मेरी मदर-इन-लॉ मुझे बहुत मोटिवेट करती हैं कि नहीं, निकल जाएगा समय, थोड़ा बहुत जैसे भी हैं प्रयास करो बस। अगर मुझे वापस अपनी ज़िंदगी रिवर्स में जीने को मिले तो मैं सबसे पहले तो मैं बचपन में पहुंचना चाहूँगी। बचपन ही सबसे कह सकते हैं कि ऐसा समय होता है जहाँ आप पूरी तरह एंजॉय करते हैं। आपके जीवन में कोई टेंशन्स नहीं होती है, आप जो चाहो आपको मिल जाता है ना। और खेलो कूदो मस्त रहो।
तो कोई टेंशन वाली चीज़ नहीं होती है। और रही बात जो हमें लगता है कि हमें जो हमारी वर्तमान लाइफ स्टाइल में जो कुछ कमी रह गई हो, उन कमियों को हम दूर करते हैं। एक सिद्धांत जो मेरे पापा से मैंने सीखा वो है नेकी कर और दरिया में डाल। आप किसी के लिए कुछ करते हो, भूल जाओ, उससे आपको रिटर्न नहीं चाहिए। और ये इस बात को मैं मानती हूँ कि बहुत ज्यादा किसी से अपेक्षा नहीं होती। अपेक्षाएं जो होती हैं वो दुखदाई होती हैं। आप ज्यादा अपेक्षा रख लेते हैं किसी जगह से तो और वो पूरी नहीं हो तो आप दुखी होंगे। एक तो मैं बहुत ज्यादा अपेक्षाएं नहीं रखती। और यह है कि जिंदगी में बस एक ही चाह है कि किसी के हाथ ना फैलाना पड़े। और जीवन में बस मैं यही चाहती हूँ कि मुझे किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े। अपनी मेहनत का जितना मुझे मिल रहा है उसको मैं बढ़ाने की कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन यह है कि दूसरे की मदद के लायक बन सकें। बस यही एक जो है चाहती हूँ कि जीवन में किसी के आगे भगवान न करे किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े, मदद नहीं लेनी पड़े मुझे किसी। खाली समय में मुझे परिवार के लोगों के साथ मिलना, अपने भाई बहनों के साथ, अपनी जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ मिलना जुलना अच्छा लगता है। उनसे बातचीत करना, हंसी मजाक में समय गुजारना अच्छा लगता है। या ट्रैवल करना, म्यूज़िक सुनना, ये पसंद है। मैंने कहीं पता नहीं कहाँ यूट्यूब पे या कहीं शायद सुना था, उसकी लाइनें मुझे बहुत पसंद है। गाने की जो इस तरह की है, मुझे इस दुनिया में लाए, मुझे बोलना चलना सिखाया है, माता पिता तुम्हें वंदन, मुझे इस दुनिया में लाए। मैं सर उठाकर मैं जी पाऊँ, इस लायक तुमने किया है। मेरी ये वीडियो वर्क मॉम पर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज हमने जाना एक स्कूल टीचर हिना शर्मा की जीवन यात्रा के बारे में। ऐसी ही प्रेरक एवं रोचक कहानियां रोजाना सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज़ और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर अपने जीवन के अनुभवों, करियर यात्रा, अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविक कहानी से देशवासियों को प्रेरित करें और अपनी एक नई पहचान बनाएं। टेल योर स्टोरी, इंस्पायर एंड बिल्ड योर ब्रांड with the power of video. जय हिंद, जय भारत।